student, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our topic integration. This is the last topic of our integration, partial fraction. 3.4 का एक्सरसाइज बच गई है हमारे पास में, और ये लास्ट एक्सरसाइज में जो आपको कंसेप्ट पढ़ना है वो क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का मीनिंग तो आप लोगों को मालूम है। फ्रैक्शन मतलब बोलते हैं किसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर अगर फ्रैक्शन हमारे पास में आ रहा है और वो फ्रैक्शन हमारे पास में अगर पॉलिनोमियल का फ्रैक्शन है, f of x upon g of x करके अगर फ्रैक्शन है, तो उसके दो केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि पावर ऑफ f of x ये क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन पावर ऑफ g of x। न्यूमरेटर का पावर तो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के बराबर होगा। अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के बड़ा होगा या बराबर होगा, ऐसे टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारा फ्रैक्शन जो होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और पार्शियल फ्रैक्शन के लिए या इंटीग्रेशन में जब भी इस तरह से आएगा कि हम लोग ने ये आगे भी पढ़ चुके लास्ट एक्सरसाइज में, कि जब भी न्यूमरेटर का पावर अगर पॉलिनोमियल में ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो हमको क्या करना है, डिवाइड करना है उसको। पहले सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास f of x अपॉन g of x इस फॉर्मेट में आएगा कि क्वोशिएंट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, हमारा डिवाइजर g of x है, ये आ जाएगा। और इस फॉर्मेट में जब आ जाएगा तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर का पावर है अब वो डिनोमिनेटर से कम हो जाएगा। अब इसके दो तरीके हैं, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से कम हो गया तो अब हमारे पास में ये क्या करिए, कांस्टेंट है, ये क्वाड्रेटिक है, तो हमारे लिए बन जाएगा क्या, ये अपना 4.2 के 3.2 का मेथड, जिसमें क्वाड्रेटिक हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बना के सॉल्व करते हैं। अगर ये f' अपॉन f of x का फॉर्मेट भी कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, यानी px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला भी। तो तीन मेथड हमारे पास है इसको सॉल्व करने के लिए। आज हम लोग चौथा मेथड सीखने जा रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन से इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि पावर क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। दूसरा केस ये हो सकता है इधर पे कि पावर ऑफ f of x क्या होगा, लेस देन पावर ऑफ g of x होगा। जब पावर ऑफ f of x लेस देन पावर ऑफ g of x होगा तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये हमको याद रखना है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर जब लेस देन रहेगा पावर ऑफ डिनोमिनेटर के, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही हमको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए अप्लाई करना है। अगर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, सिंपली एकदम। तो ये तो क्लियर होना चाहिए कि जब भी ये आएगा इंटीग्रेशन में पावर ऑफ न्यूमरेटर पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है, और वो मेथड क्या है, डिवीजन मेथड। हमको पहले उसको फर्स्ट डिवाइड करना है, डिवाइड करके इस फॉर्मेट में लिखना है, फिर इसको चेक करना है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है या कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से इसके फर्दर सिंप्लीफिकेशन होंगे। तो इसके फर्दर सिंप्लीफिकेशन में तीन सिंप्लीफिकेशन मैंने बताया। फिर न्यूमरेटर कांस्टेंट आ जाएगा, डिनोमिनेटर लीनियर आएगा, तो हम लोग log x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यानी ये फॉर्मेट ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि यहाँ पे कांस्टेंट आ गया और नीचे लीनियर फॉर्म आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log ऑफ आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। और बाकी जो भी हमारा सिंपल एक गाइडेंस दे रहा हूँ, कभी एक ऑपरेशन हमने डिवाइड नहीं किया, एक्चुअल नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ गाइडलाइन दे रहा हूँ कि 1 अपॉन अगर x रहेगा लीनियर रहेगा तो log का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। पॉसिबल ये हो सकता है कि ये कांस्टेंट और ये क्वाड्रेटिक हो जाए। जब ये क्वाड्रेटिक होगा तो हम लोग क्या करना है, इधर पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके सॉल्व करना है। अगर ये पॉसिबल है कि इस फॉर्मेट में जाए तो px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्मेट में आ जाए, तो हम लोग ने देखा था इसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस क्या था b, इस फॉर्मेट में सॉल्व करना है। अगर हमारे पास में अब इसके अंदर ये हो सकता है कि ये तीन तो मेथड हो गए। अब चौथा मेथड ये है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई फ्रैक्शन आ रहा है, इस टाइप में आ रहा है, तो हम इस फॉर्मेट को, एक तो ये मेथड है जो हमने देखा, और दूसरा मेथड अब होगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब पार्शियल फ्रैक्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये हम लोग को यहाँ पे 4 मेथड हो जाएंगे। इसको जब भी हमारे पास आ जाएगा ये सॉल्व करने के लिए तो इसको हम लोग देखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग कोई भी मेथड इसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। अब पार्शियल का मतलब क्या होता है, आधा, है ना। पार्शियल मतलब थोड़ा थोड़ा आधा आधा करके टुकड़े में बांटना। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम लोग फैक्टर नहीं कर पा रहे तो उसको 2-3 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, और 2-3 फ्रैक्शन में जब हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। अब इसके अंदर हमारे पास 3 मेथड आते हैं। वी विल स्टडी ऑल दोस 3 मेथड्स। पहला चांस क्या हो सकता है, अब तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि हमारे लिए पार्शियल फ्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब फ्रैक्शन प्रॉपर होगा तभी पॉसिबल है। क्वेश्चन में सबसे पहली चीज हम लोग क्या देखेंगे, फ्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं है। अगर प्रॉपर है तो हम लोग उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, और नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करके उसको फ्रैक्शन में बनाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में, और फिर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। ठीक, अब यहाँ जैसे मैं बता रहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन में पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहला ये हो जाए कि यहाँ पर हमारे पास में जो है कुछ भी आ जाए, तो ax प्लस बी, ठीक है, नीचे हमारे पास आ जाए a1x प्लस b1, a2x प्लस b2 और a3x प्लस b3, ऐसा फॉर्मेट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं क्या, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर। क्या आ जाए ये लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स है ना। लीनियर भी है और नॉन रिपीटेड है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो एक केस ये हो सकता है हमारे पास में कि ये होगा फैक्टर क्या, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर आ जाए हमारे पास में। तो अगर लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर आएगा तो न्यूमरेटर देखो, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का पावर कितना है, x x x, यानी डिनोमिनेटर पावर क्यूब है। तो न्यूमरेटर में या तो स्क्वायर आ सकता है, क्वाड्रेटिक, या लीनियर या कांस्टेंट, कुछ भी चलेगा। ठीक है, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे ऐसा कि a अपॉन फर्स्ट फैक्टर a1x प्लस b1, फिर b अपॉन सेकेंड फैक्टर a2x प्लस b2, फिर c अपॉन थर्ड फैक्टर a3x अपॉन b3। जितने फैक्टर हैं उतने हम लोग कांस्टेंट को लेंगे, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकंड फैक्टर, c अपॉन थर्ड फैक्टर। अगर नीचे 2 ही फैक्टर है तो a और b, नीचे 4 फैक्टर है तो a b c d। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन a b c की वैल्यू निकालना है। अब अगर आपको इसका इंटीग्रेशन आ गया सॉल्व करने के लिए तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, है ना। लेकिन अगर मुझे आप बताओ कि इसका इंटीग्रेशन आ गया तो क्या होगा, ये कांस्टेंट है, यहाँ 1 अपॉन करूंगा इंटीग्रेशन में तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, तो ये इजी, ये इजी, ये इजी। तो अब मेरा इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये हार्ड है लेकिन ये आसान हो गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन यही करता है, जो हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन होता है उसको पार्शियली हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जो हमारे लिए इंटीग्रेशन में बहुत आसान हो जाता है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है इधर पे कि यहाँ पर ये ax प्लस b तो हो, लेकिन नीचे ऐसा हो कि a1x प्लस b1 का स्क्वायर हो और a2x प्लस b2 हो। अब यहाँ पर क्या था, पहले केस में था कि सब लीनियर फैक्टर थे, सब लीनियर थे और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर लीनियर तो है लेकिन ये फैक्टर 2 बार आ रहा है, a1x प्लस b1 और a1x प्लस b1, उसका स्क्वायर है, तो मतलब ये 2 बार लिखूंगा मैं, कि नहीं ये 2 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर लीनियर एंड रिपीटेड। तो लीनियर और रिपीटेड आए फैक्टर में तो हम लोग लिखेंगे क्या, a अपॉन फर्स्ट पावर a1x प्लस b1, देन b अपॉन सेकेंड पावर a1x प्लस b1, देन c अपॉन थर्ड फैक्टर a2x प्लस b2। क्या करेंगे हम लोग, a1 अपॉन, अब ये जो a है अपॉन इसका जो रिपीट हो रहा है उसके पावर्स के साथ चलते जाएंगे, a अपॉन फर्स्ट पावर यानी फर्स्ट हो गया, a इसका एक पावर आ गया, फिर b अपॉन सेकेंड पावर। अगर वो क्यूब होता तो मैं लिखता a अपॉन फर्स्ट पावर, b अपॉन सेकेंड पावर, c अपॉन थर्ड पावर, और फिर तीसरा के बाद चौथा कोई होता तो मैं d अपॉन फोर्थ फैक्टर लिखता। तो ये इस तरह से लिखने का मेथड है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉन रिपीटेड थे, सबके नीचे अलग अलग फैक्टर्स आ गए। इसमें क्या हुआ, इसमें a के नीचे जो रिपीटेड फैक्टर था उसका पहला पावर आया,
फिर b के नीचे उसके रिपीटेड फैक्टर का सेकंड का स्क्वायर हो गया, और फिर यहाँ पे जो तीसरा फैक्टर बच गया वो आ गया। ठीक है, अब तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस ये हो सकता है हमारे पास में कि ये आ जाएगा जो यहाँ पर ax प्लस बी, यहाँ पे आ जाए आप लोग a1x प्लस b1, और यहाँ आ जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ तो क्या था? लीनियर और नॉन रिपीटेड था। यहाँ क्या था? लीनियर एंड रिपीटेड था। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। लीनियर और ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक दो टाइप की होती है। एक क्वाड्रेटिक ऐसी होती है जिसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं इजीली, जिसके फैक्टर बन जाते हैं, और एक क्वाड्रेटिक ऐसी होती है जिसको फैक्टराइजेशन जो है थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, हम लोग जिसका फैक्टराइज नॉर्मल नहीं कर पाते। तो ये जो फैक्टराइज नहीं नॉर्मल नहीं हो पाएगा ना, वैसी वाली क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। जो इजीली फैक्टराइज हो जाएगी, हम उसको क्या करेंगे? उसको फैक्टराइज करके उसको लीनियर नॉन लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऐसा आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो मैं इसका फैक्टर कैसे करूँगा? एक्स स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखूंगा? 2x प्लस 2x प्लस 4, ये हो गया x कॉमन, यहाँ पे क्या मेरे पास रहेगा x प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन, x प्लस 2, ये हो गया x प्लस 2 एंड x प्लस 2, तो ये मुझको क्या आएगा? x प्लस 2 द होल स्क्वायर। तो ये रिपीटेड में चला गया कि इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं? रिपीटेड आ रहे हैं। अच्छा, अगर मेरे पास ऐसा हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस इसका फैक्टर है तो 2x प्लस 3x प्लस 6, x कॉमन x प्लस 2, 3 कॉमन x प्लस 2, देन इट इज x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो ये क्या हो गया मेरे पास? नॉन रिपीटेड हो गया, तो इसमें चला गया। तो ऐसे फैक्टर अगर हमारे पास कुछ आ जा रहे हैं जिनको हम लोग क्या करना पड़ रहा है, जिसको ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली, तो हम उसको फैक्टराइज कर देंगे और लीनियर और रिपीटेड नॉन रिपीटेड में डाल देंगे। ऐसा कोई फैक्टराइज जैसे क्वांटिटी आ जाए जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं हो रहा है, जो डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 आ जाए, या इसको 1 ही ले लो, ठीक है, या फिर आपके पास आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो ऐसे फैक्टर्स, ऐसी क्वांटिटी क्या होती है हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, तो ऐसे टाइप के लिए जहाँ पे हम लोग ऐसी क्वांटिटी आ रही है जिसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, उसके लिए ये मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसमें आ जाएगा क्या? क्वाड्रेटिक। अब इसको हम कह रहे हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर इसके अंदर आ जाए तो कौन सा क्वाड्रेटिक फैक्टर होना चाहिए? नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक। तो इसके लिए अब क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे a अपॉन जो लीनियर है उसको लिखेंगे a1x प्लस b1, ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक है उसके लिए लिखेंगे bx प्लस c अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ आपको गौर करना है और थोड़ा ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ मैंने लीनियर फैक्टर ले रहा था वहाँ पे मैं कांस्टेंट नंबर ले रहा था abc, ठीक है ना, लेकिन जैसे क्वाड्रेटिक आ गया तो मैंने क्या ले लिया? लीनियर एक्सप्रेशन ले लिया, bx प्लस c ले लिया। तो यहाँ लीनियर क्वाड्रेटिक रहेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। तो इससे हमको इस बात और समझ में आ गया, अगर क्यूबिक आ गया तो हम लोग ऊपर क्वाड्रेटिक लेंगे, ठीक है ना। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन हमारे सिलेबस में कितना है? सिर्फ इतना ही है, लीनियर है और क्वाड्रेटिक तक का, क्यूबिक का नहीं है हमारे पास में। थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह है ना, थोड़ा सा सुकून हो गया। तो लीनियर, रिपीटेड, लीनियर, नॉन रिपीटेड, क्वाड्रेटिक, नॉन फैक्टराइजेबल, ये 3 टाइप के हमारे पास में फ्रैक्शन रहेंगे जिसको हमको सॉल्व करना है। अब हम लोग को जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग इस कैटेगरी से उसको डिफाइन करेंगे और उसके हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें a b c की वैल्यू कैसे निकालना है और कैसे ये कैलकुलेट होगा ये हम लोग क्वेश्चन में ही देखेंगे, ताकि क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन से हमारे पास में कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द 3.4 लास्ट एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। अब यहाँ पर ऊपर जो हमको क्वाड्रेटिक दिया है और नीचे क्यूबिक दिया हुआ है x x x, है ना, कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आई कैन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, अगर प्रॉपर नहीं होगा तो नहीं करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर बाय पार्शियल फ्रैक्शन, कंसीडर बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट फैक्टर
then b upon second factor and then c upon third factor. This is our first type जो लीनियर एंड नॉन रिपीटेड है. तीन फैक्टर है, तीनों लीनियर है, ये और तीनों नॉन रिपीटेड है. यहाँ पे कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ कोई फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है. अब हम लोग को क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है. अब ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के दो मेथड है, लीनियर और नॉन रिपीटेड के लिए. पहला क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट फॉर ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर पे इस पूरे फ्रैक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स के नीचे क्या, ए के नीचे क्या है, एक्स माइनस 1. ये फैक्टर इधर से हटा दो, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3, इसकी वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 पे निकालेंगे. किस पे निकालेंगे, एट एक्स इक्वल टू 1. तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 3. तो ये कितना हो गया, 3 हो गया. तो 2 प्लस 1 3 और ये 4 हुआ. फाइनली 1/4 आ गया. तो ये a की वैल्यू हो गई. फिर b के लिए क्या करेंगे हम लोग, b के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन, अब x प्लस 2 है, ये इधर से हटा दो, क्या बचेगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 3. और यहाँ पर इसकी वैल्यू, ये किस पे 0 हो रहा है, -2 पे 0 हो रहा है. तो हम -2 की वैल्यू रखेंगे इधर पे. यानी ये फैक्टर किस पे 0 हो रहा था, 1 पे 0 हो रहा था, हमने 1 रख दिया. ये फैक्टर -2 पे 0 रहा था, -2 रखेंगे. क्या आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2, नीचे आएगा -2 माइनस 1 -2 प्लस 3. सिंपलीफाई करो, 2 2 4 हो गया ये. यहाँ कितना आएगा, -3 प्लस -3 इंटू 1, तो कितना आएगा, -4/3. अब c की वैल्यू निकालेंगे हम लोग. तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा अभी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे x प्लस 3 है तो उधर से हटा दो, x माइनस 1 एक्स प्लस 2. ठीक है, और इस पे लेंगे, ये किस पे 0 हो रहा है, -3 पे 0 हो रहा है. तो आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2, देन नीचे आएगा -3 माइनस 1, देन -3 प्लस 2, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, नीचे कितना आएगा, -4 माइनस 1, -4 माइनस 1. ठीक है, कितना हो गया, 11/4. तो ये ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास में. ठीक है, और तीनों की वैल्यू जो आ गई हमारे पास में, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर. तो देयरफॉर हमारे पास में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, ए हमने निकाला 1/4 द फर्स्ट फैक्टर एक्स माइनस 1, बी हमने निकाला -4/3 एक्स प्लस 2, सी हमने निकाला कितना, 11/4 कितना, एक्स प्लस 3. अब मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है, मुझे इंटीग्रेशन इसका करना है. तो इसका इंटीग्रेशन की जगह मैं ये पूरा रख सकता हूँ, और मुझे क्या मिल रहा है, ये 1/4 कोफिशिएंट बनेगा, ये 1/x यानी लॉग मिल रहा है, या 1/x लॉग, ये 1/x लॉग. तो इजीली मैं इंटीग्रेट कर लूँगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ ये जो था एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन दैट इज एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 देन एक्स प्लस 3 dx, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/4 एक्स माइनस 1 माइनस 4/3 x प्लस 2 देन प्लस 11/4 x प्लस 3 हो जाएगा. ये हो गया. अब इसका इंटीग्रेशन 1/4 साइड में रखो, log ऑफ x माइनस 1. अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है, तो हम किसी से डिवाइड नहीं करेंगे. फिर इधर क्या आएगा, -4/3 साइड में आएगा, log ऑफ x प्लस 2, फिर प्लस 11/4 इधर आएगा, log ऑफ x प्लस 3 प्लस c. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो बात समझ में आ गई, एकदम सिंपल वे में और एकदम शॉर्टकट में हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए. वरना अगर इसको इंटीग्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन के बगैर सॉल्व करना पड़ता तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए. तो क्लियर, तो ये है पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड जिसको हमको इजीली सॉल्व करना. अब लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3. अब देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेशल है. हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन जो किए वो क्या था, लीनियर और नॉन रिपीटेड था. यहाँ पर मुझको क्या दे रहा है, सब क्वाड्रेटिक दे रहा है. अब ये दिखने में तो सब क्वाड्रेटिक है ना, लेकिन अगर मैं सब एक्स स्क्वायर को हटा के मैं एक्स रख दूं तो या टी रख दूं तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर एंड रिपीटेड वाले में आ जाएगा, नॉन रिपीटेड वाले में आ जाएगा, फर्स्ट वाले में. तो ये वैसी टाइप का है जैसा हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक आती थी, जैसे x⁴,
प्लस 4x² प्लस 4 ऐसा टाइप का क्वाड्रेटिक आ गया। तो हम क्या करते थे, हम पुट करते थे कि x का पावर यानी x² इक्वल टू टी, तो ये बन जाता था हमारा t² प्लस 4t प्लस 4। अब ये हमारी एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक हो गई जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ पर जो t की वैल्यू है फिर x² रख के फिर फर्दर उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये उस टाइप के क्वेश्चन में चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इधर पे, हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, कंसीडर क्या x² अपॉन दिस इज x² प्लस 1 x² माइनस 2 x² प्लस 3, ये एन यहाँ पे लिखेंगे, रिप्लेस x² बाय t। अब मेरे पास ये हो गया t अपॉन t प्लस 1 t माइनस 2 t प्लस 3। क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया? अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा लीनियर एंड नॉन रिपीटेड हो गया, है ना। अब लीनियर एंड नॉन रिपीटेड हो गया तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं पर फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, और ये एकदम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा मिलता जुलता है। अब हमको करना क्या है, अब इसको हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर फिर हम लोग फिर से रिप्लेस कर देंगे t की जगह पे x² को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंसीडर बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। और एक चीज इसमें और आप लोग को नोट करनी है, ये चीज ये है कि मैं जो रिप्लेस कर रहा हूँ वो इंटीग्रेशन के बाहर कर रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन के अंदर नहीं कर रहा हूँ। जब भी मैं इंटीग्रेशन में छेड़छाड़ करूंगा तो मुझे dx को हटाना पड़ेगा, जैसे मैंने इधर t रखा तो dx चलेगा, फिर मुझे dt लेना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। मैं क्या इंटीग्रेशन के बाहर कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन के बाहर करने का मतलब ये होता है कि ये हम लोग जो है एक टाइमिंग के लिए थोड़ा एक अपने कैलकुलेशन के लिए हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, बाद में फिर हम लोग उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए यहाँ पे हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा t अपॉन दिस इज t प्लस 1 t माइनस 2 एंड t प्लस 3। तो ये हमारे पास होगा a अपॉन फर्स्ट फैक्टर t माइनस t प्लस 1, b अपॉन सेकंड फैक्टर t माइनस 2, c अपॉन थर्ड फैक्टर t प्लस 3। ये हो गया। अब मैंने आपसे कहा था कि इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड है। पहला मेथड जो हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया, अब उसको सेकंड मेथड से मैं दिखा देता हूँ कि सेकंड मेथड कैसा करते हैं। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो हमारे पास में डिनोमिनेटर क्या है, पहले है t अपॉन दिस इज t माइनस 1 सॉरी इट्स a t प्लस 1 t माइनस 2 t प्लस 3। अब डिनोमिनेटर को इक्वल करना है हमको, सबका डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए t प्लस 1 मेरे पास है, t माइनस 2 t प्लस 3 नहीं है, तो मैं इसको a को t माइनस 2 और t प्लस 3 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। फिर उसके बाद में b के साथ में क्या करूँगा, b के साथ में मैं t प्लस 1 और t प्लस 3 मल्टीप्लाई करूँगा, और c के साथ में मैं क्या करूँगा, इधर पे c के साथ में मैं करूँगा t प्लस 1 और t माइनस 2 करूँगा। ये आ गया। अब ये t प्लस 1 t माइनस 2 करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इधर पे डिनोमिनेटर सबका इक्वल हो गया, तो इट इज t प्लस 1 t माइनस 2 t प्लस 3। तो मैंने क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर को इक्वल किया। कैसे किया, यहाँ t प्लस 1 था, यहाँ मुझे तीनों चाहिए, तो इसमें क्या नहीं है, t माइनस 2 t प्लस 3 नहीं है, मैंने उन दोनों को उसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या है, t माइनस 2 है, ये दोनों नहीं है, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या है, t प्लस 3, ये दोनों नहीं है, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका और इसका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, दोनों को हटा दो, तो क्या हो गया, इधर पे देयरफॉर t इक्वल टू क्या आ गया, a t माइनस 2 t प्लस 3, देन b t प्लस 1 t प्लस 3, देन c t प्लस 1 t माइनस 2। ये आ गया। अब क्या करना है, अब अपनी तरफ से t की कोई भी वैल्यू ले लो। तो t की वैल्यू सबसे आसान क्या पड़ती है, सबसे आसान ये पड़ती है जिस पे ये फैक्टर 0 हो रहे हैं। तो जिस पे 0 रहते हैं, एक का फैक्टर किस पे 0 हो रहा है, -1 पे, तो पहले पुट कर दो इधर पे, पुट t इक्वल टू -1, तो यहाँ आएगा t की जगह -1, ये a
क्या आएगा -1 -2 -1 + 3। अब देखो b या -1 + 1 और ये -1 + 3, c -1 + 1 और -1 -2। ये -1 + 1 0 हो जाएगा, ये -1 + 1 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ ये बचा। तो यहाँ पर -1 क्या आएगा? -3 × 2a। तो इससे a की वैल्यू क्या आ गई? 2 3 6, माइनस कैंसिल, 1/6 आ गई। ये हो गया। अब t क्या करो? अपनी मर्जी से दूसरी की वैल्यू ले लो। अब दूसरी वैल्यू कौन सी लेंगे हम लोग? तो देखो b किस पे 0 हो रहा है? ये फैक्टर 2 पे 0 हो रहा है ना। t रख दूंगा 2 तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तब t = 2 लेना। t = क्या ले लिया हम लोग ने? 2 ले लिया। अब 2 ले लिए तो क्या होगा? तो यहाँ पे रखो 2 आ गया, a 2 - 2 2 + 3, b 2 + 1 then 2 + 3, c 2 + 1 and 2 - 2। अब देखो यहाँ पर ये जो फैक्टर है 2 - 2 ये 0 हो रहा है, ये जो फैक्टर है 2 - 2 ये 0 हो रहा है। तो 0 × एनीथिंग इज 0, 0 × एनीथिंग इज 0। सिर्फ क्या बच रहा है? b बच रहा है। तो 2 = यहाँ क्या आएगा? 2 + 1 3, 2 + 3 5। तो 2 3 5 ये b हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 2/15। ये हमारे पास b आ गया। अब c निकालने के लिए क्या करेंगे? अब हम c निकालने के लिए फिर एक बार वैल्यू रखेंगे t की, t = अब t = क्या है? अब देखो c का फैक्टर किस पे 0 हो रहा है? -3 पे 0 हो रहा है। तो मैं t = क्या रख देता हूँ? -3 रख देता हूँ। अब -3 रख दिया तो ये क्या होगा? -3 = ये t है, a क्या आएगा? क्या -3 - 2 देन -3 + 3। फिर आएगा b -3 + 1 देन -3 + 3। फिर आएगा c क्या आएगा? -3 + 1 एंड -3 - 2। अब की बार क्या हो रहा है? अब की बार ये -3 + 3 ये 0 हो रहा है, -3 + 3 ये 0 हो रहा है। यानी अब a 0 हो रहा है, b 0 हो रहा है। क्या बच रहा है? c बच रहा है। हमारे पास में a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, अब c की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ आ जाएगा -3 = यहाँ आएगा -2 -5, तो -2 × -5 इंटू सी। तो सी कितना आ गया? सी हमारे पास आ गया -1 कैंसिल 3/10। ये हमारे पास सी आ गया। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब तीनों की वैल्यू आ गई तो हम लोग कहाँ रखेंगे? हम लोग यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तीनों की वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये पार्ट अपना हटा देता हूँ और मेरे पास वैल्यू जो है वो हम लोग रख लेते हैं इधर पे। देखो सब्स्टिट्यूट करना है अपने को, तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए therefore t अपॉन हमारे पास था t + 1 एंड t - 2 एंड t + 3 इक्वल टू a था। a की वैल्यू हमने निकाला 1/6, तो हमारे पास आ जाएगा 1/6 फर्स्ट फैक्टर t + 1। फिर b हमने निकाला 2/15, तो ये हो जाएगा +2/15 और ये आएगा t - 2। फिर हमने c की वैल्यू निकाला कितना? 3/10, तो आएगा 3/10 और t की वैल्यू t + 3। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। कहाँ रख दिए? यहाँ पे रख दिए। ठीक है। अब उसके बाद क्या? अब उसके बाद में हमको क्या करना है? हमने t अपनी तरफ से लिया था अपनी मर्जी से, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन में x² था। तब रिप्लेस कर दो। तो रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा? रिप्लेसिंग t by x²। तो अब हमारे पास जो एक्चुअल फ्रैक्शन जो क्वेश्चन था हमारे पास वो आएगा x² + 1 x² - 2 x² + 3 is equal to 1/6 x² + 1 then 2/15 x² - 2 then 3/10 x² + 3। ठीक है। अब पूरा ये मैं मिटा देता हूँ। अब हमारे पास में इसका काम हो गया। अब यहाँ देखो क्या क्या हमारे पास है और किसका इंटीग्रेशन हमको लेना है। किसका इंटीग्रेशन लेना है? अभी हम लोग को इस लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन लेना है। ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है, राइट। अब दिख रहा है ये हमारा क्या है? एक्चुअल क्वेश्चन है। अब इसका इंटीग्रेशन हमको लेना है और इसका इंटीग्रेशन जब हमको लेना है तो हम लोग क्या करेंगे? अभी इंटीग्रेट कर देंगे। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन मतलब ये 1/6 x² + 1 2/15 x² - 2
प्लस 3/10 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। अभी आप लोगों को याद होगा तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/6 1/1 प्लस x स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x, फिर 2/15 यहाँ पर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे 2 है तो हम लोग उसको लिखेंगे √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/2√2 log ऑफ x माइनस √2/x प्लस √2 ये, फिर ये वही हो गया 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ a क्या है √3 तो हम यहाँ लिखेंगे क्या प्लस 3/10 √3 है तो 1/a tan inverse of x by a then plus c। so this is our final answer, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हम लोग आराम से इजीली पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप लोग समझो, इसमें कोई डाउट्स या डिफिकल्टी रह गई हो तो मुझे बताओ, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।